ठीक है बच्चों, हमने मार्केट का प्रोडक्ट कर लिया था कि प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट में क्या फैक्टर कॉस्ट होती है, और इंटेलेक्चुअल कैपिटल हमने कर लिया था। अब हम कर रहे हैं इकोनॉमी कितने टाइप की है। इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बोलो, चाहे ओपन इकोनॉमी का मतलब है जहां पर बायर और सेलर फ्री है। जैसे अभी ये जो आपका किसान अध्यादेश आया है, इससे पहले किसान अध्यादेश जो था अपना क्लोज इकोनॉमी में था, मार्केट सारा कंट्रोल करती थी। अब मार्केट और मंडी को हटा देंगे तो किसान और जो कोई भी खरीदने वाला है वो आपस में डील करेंगे। वो इस प्रकार की इकोनॉमी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, जहां पर बायर और सेलर को कंप्लीट राइट होगा अपना प्रोडक्ट बेचने का और खरीदने का, ओपन इकोनॉमी। तो इसमें कंट्रोल है, अनकंट्रोल है, दूसरा नाम आ जाएगा उसका अनकंट्रोल। किसके ऊपर बेस है? मार्केट के ऊपर बेस। क्या लाइसेंस की जरूरत होती? नहीं, नो लाइसेंसिंग। इस प्रकार की जो इकोनॉमी है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये जो देश है, इन देशों में जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें इसी तरह की इकोनॉमी है भाई, मार्केट बेस, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं। दूसरी क्लोज इकोनॉमी जो टोटली गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, जैसे चाइना, कंट्रोल्ड है भाई ये, नॉर्थ कोरिया। इन कंट्रीज में जो कुछ होता है वो विद इन कंट्री होता है और कंट्री के हिसाब से होता है बच्चों, तो वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट बेस। हर चीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? लाइसेंस। मिक्स का इंडिया एग्जांपल है इंडिया। जैसे इंडिया में ना तो पूरी तरह से ओपन होती, ना कंट्रोल होती, क्या होती? रेगुलेटेड। भाई कुछ काम प्राइवेट करते हैं, कुछ काम क्या करते हैं भाई, जैसे भाई बात करूं बीएसएनएल गवर्नमेंट का है और सारे प्राइवेट कनेक्शन है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो किस प्रकार की है वो? रेगुलेटेड। गवर्नमेंट भी इंक्लूड होगी और प्राइवेट भी इंक्लूड होगी। और सेमी लाइसेंसिंग, जैसे मैं बात करूं, अगर मुझे यूट्यूब पे लेक्चर देना है तो रिक्वायरमेंट नहीं किसी चीज़ की, लाइसेंस मुझे पढ़ाना है तो किस चीज़ की नहीं। अगर किसी बंदे को दारू की फैक्ट्री लगानी है तो उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है बच्चों, अगर किसी बंदे को नॉर्मल घर में टोकरी बनानी है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिएगा। हलवाई रखना है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिएगा। ठीक है। और अगर बात करें भाई दारू की बजाय आपको मेडिसिन की फैक्ट्री लगानी है तो लाइसेंस चाहिएगा। तो कुछ के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, कुछ के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये किस प्रकार की होगी? सेमी लाइसेंसिंग। तो ओपन, अनकंट्रोल्ड, मार्केट बेस और नॉन लाइसेंसिंग। तो ये तो आपकी कौन सी होगी भाई? ओपन इकोनॉमी के लक्षण ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका में क्लोज बोलो, कंट्रोल बोलो, गवर्नमेंट बेस बोलो या लाइसेंसिंग बोलो, मिक्स बोलो, रेगुलेटेड बोलो, गवर्नमेंट प्राइवेट या सेमी लाइसेंसिंग है इंडिया की। ठीक है बच्चों, ये इकोनॉमी की टाइप थी। अब हम बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। जैसे जो आपका नेशनल इनकम पे क्वेश्चन आता है, नेशनल इनकम, ध्यान से समझना नेशनल इनकम का क्या फंडा है भाई। नेशनल इनकम की मैं बात करूं बच्चों तो ये निकलती है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। N का मतलब है यहां पर नेट, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन सभी चीज का मतलब समझाऊंगा, तुम्हें ध्यान से समझना। पहले बात तो हम बात करें भाई नेशनल इनकम से आपका तात्पर्य क्या है वो समझो। पूरे देश की इनकम, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री बटे में इट्स पॉपुलेशन, ये आप बोलते हो। जर्नल बोलने के लिए बोलते हो पर कैपिटा इनकम, एक बंदे की क्या आ गई इनकम, एक बंदे की क्या आ गई इनकम, ये बोलते हैं ना जर्नली। ये बोलते हैं टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री बटे पॉपुलेशन, एक बंदे की क्या आ गई इनकम। पर इसमें आप एक चीज याद रखना बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूं कोई इनकम किसी एक बंदे की तो इनकम हो सकती है पर जरूरी नहीं वो नेशनल इनकम हो। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बात कर रहा हूं तो नेशनल, वैसे जर्नल में तो बोल दो भाई एक बंदे की इनकम क्या आएगी, पर कैपिटल इनकम क्या आएगी, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री या टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल बटे पॉपुलेशन। नहीं, इसमें एक पॉइंट बहुत याद रखने वाला है, नेशनल इनकम के होने के लिए उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी जरूरी है। तो क्या होनी जरूरी है? कोई आर्थिक क्रिया होनी जरूरी है, आर्थिक क्रिया। समझो कैसे आर्थिक क्रिया। जैसे मैं बोलूं भिखारी ने भीख ली, भिखारी ने भीख ली, तो बताओ
एक बंदे भिखारी के पास पैसा आया या नहीं आया? भिखारी के पास पैसा आया, तो वो भिखारी की इनकम हुई नहीं हुई? तो वो उसकी पर इंडिविजुअल इनकम तो हुई, क्योंकि भिखारी के पास क्या आया? पैसा आया। परंतु क्या भिखारी के पास पैसा देने से देश को कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है पैसा दिया जाए और उसके बदले कुछ काम हो, और वो काम नेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। किस में कंट्रीब्यूट करे? नेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। तो उस इकोनॉमिक, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैं बात करूं तो जब भिखारी को भीख दी गई, वो पैसा तो भिखारी के पास गया, वो उस इंडिविजुअल आदमी की तो इनकम होगी, परंतु वो देश की नेशनल इनकम नहीं हुई। बात समझ में आई नहीं आई? इस कंसेप्ट से पढ़ो तो नेशनल इनकम नहीं हुई। तो कोई भी कार्य देखो जिसमें देश में ग्रोथ हुई नहीं हुई, वो देखना है। जैसे मैं बात करूं, मैं अब एक खाना पकाने वाली ने किसी के मकान पे जाके खाना पकाया, तो खाना बनाने वाली ने खाना बनाया और जो बच्चे या मालिक वहाँ पे रह रहे थे उनके उसको पैसे दिया। तो भाई खाना बनाने वाली ने अपना काम किया, उसने उनको खाना खिलाया, उनका टाइम बचाया, तो ये ग्रोथ में काउंट होगा। अगर एक कुक खाना बनाता है, कुक खाना बनाता है तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी काउंट होगी। परंतु अगर माँ खाना बनाती है, बहन खाना बनाता, परिवार में कोई खाना बनाता है अपने परिवार के लिए, तो वो नेशनल इनकम काउंट नहीं होगी। कोई ये तो होता नहीं, ले माँ आज तेने 3 रोटी बनाई है तो 30 रुपये ले ले, आज तेने 4 रोटी बनाई तो 40 रुपये ले ले, ऐसा कभी नहीं होता। तो परिवार में किया गया टास्क उसकी नेशनल ग्रोथ में काउंट नहीं होगा। जैसे उदाहरण समझो, और दूसरा, कार वॉशिंग कराई, कोई कार वॉशिंग अपने घर पे कर ले, कार वॉश हुई नहीं, घर पे कार वॉश कर ले, तो ये नहीं है आज मैंने कार धो दी, इस जेब से डाल के पैसा उस जेब में डाल दे, ऐसा नहीं करता। परंतु आप कार वॉशिंग स्टेशन पे जाओगे, कार वॉशिंग स्टेशन पे जाके वॉशिंग कराओगे, तो वो आपका काम भी होगा और पैसा भी लिया जाएगा। तो इस तरह समझना कौन से एक्टिविटी में नेशनल इनकम होती है और कौन से एक्टिविटी में नेशनल इनकम नहीं होती। बात समझ आई नहीं आई? उसको इस तरह कोरिलेट करके कि देश की ग्रोथ में काउंट हुआ नहीं है, क्योंकि जो कार वॉशिंग स्टेशन है वो क्या देंगे? टैक्स देंगे। बात समझ आई या नहीं आई? तो ये होता है नेशनल इनकम के ऊपर जो क्वेश्चन आता है। अब मैं बात करूं तो पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस आ सकता है। तो पर कैपिटा इनकम में बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहां से, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, ध्यान से, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री या टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल बटे पॉपुलेशन प्लस ट्रांसफरेबल पेमेंट, प्लस ट्रांसफरेबल पेमेंट समझो इसका मतलब। तो ये ट्रांसफरेबल पेमेंट क्या है? ये वो पेमेंट है जो किसी इंडिविजुअल के पास आती है पर नेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करती, राष्ट्र की वृद्धि नहीं करती। जैसे भीख भई, सब्सिडी, तो ये चीजें कौन सी हैं जो एक दुकर, मान लो एक भिखारी है, एक भिखारी 8 घंटे तो नौकरी करता है, नौकरी करी, वहां से 8,000 रुपये आए, और एक भिखारी भीख मांगता है, वहां से 5,000 रुपये आए, और एक भिखारी सरकार से सब्सिडी भी लेता है, वहां से 2,000 रुपये आए। तो उस भिखारी की इंडिविजुअल इनकम कितनी हुई? 8 और 5 13 और 2 15। परंतु उस 15,000 में से कौन से ने देश में ग्रोथ में काम किया? 8,000 में, 8,000 जो प्राइवेट नौकरी करके वो कमा रहा है। बात समझ आई या नहीं? प्राइवेट जॉब करके कमा रहा है। तो ये तो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट हुई। ये दो चीजें जो भीख थी और सब्सिडी थी, इन्होंने देश की इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं किया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो पेपर में 2 तरीका क्वेश्चन आ जाए, पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल बटे पॉपुलेशन प्लस ट्रांसफरेबल पेमेंट, जो केवल ट्रांसफर होती पेमेंट पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि या राष्ट्रीय ग्रोथ में वृद्धि नहीं करती। क्लियर टू यू भैया? कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? अब मैं बात करता हूं दोबारा अपनी चीज पे कि नेशनल इनकम की फुल फॉर्म आ जाए। क्या है नेशनल इनकम? तो ये बता दो। एक तो ये डेफिनेशन होगी, दूसरी डेफिनेशन ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान से समझना इसको भी। जैसे मैं बोलूं नेट का मतलब क्या है? हम किसी भी देश की जो ग्रोथ निकाली जाती है वो निकाली जाती है GDP
पी पे, जीडीपी पे। जी का मतलब क्या? ग्रोस, ग्रोस का इसका मतलब डी का मतलब है डोमेस्टिक और पी का मतलब है प्रोडक्ट। तो ग्रोस में से नेट क्या होता है बच्चों समझो, नेट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रीशिएशन, माइनस डेप्रीशिएशन। आज की क्लास में केवल एक कंसेप्ट होगा इकोनॉमी का, फैक्ट जो है थोड़े बहुत बताए जाएंगे। ग्रोस माइनस डेप्रीशिएशन, ध्यान से मतलब समझना ग्रोस माइनस डेप्रीशिएशन का। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास 50 कुर्सी हैं, तो मेरे पास नेट ग्रोस वैल्यू उनकी कितनी? 50। आज मैं उनकी वैल्यू काउंट करूं, मैंने 1 साल पहले ली थी, अब जब उस 1 साल पहले मैंने 2000 की ली हो, तो 50 कुर्सी कितने की होगी भाई? आपकी 1 लाख रुपए की, ठीक है। परंतु आज मैं उनको बेचने जाऊंगा तो क्या वो 1 लाख की बिकेंगी? नहीं बिकेंगी। उसमें कुछ ना कुछ 1 साल के अंदर जो टूट फूट कटेगी वो होता है डेप्रीशिएशन। क्या होता है? डेप्रीशिएशन। जैसे कुर्सियों की बात करूं, 1 लाख रुपए की ली थी, अभी भी नंबर 50 ही है, घटा नहीं, तो ग्रोस वैल्यू उनकी कितनी है? 50। डेप्रीशिएशन हो गया 20,000 का मान लो, तो आज वो नेट कितने की बिकेंगी? 80,000 का। तो किसी भी देश की नेट निकालते हैं, जो कर भाई बहुत सारी फैक्ट्री लगा दी, बहुत सारी इनकम के सोर्सेज होते हैं, उनकी ग्रोस वैल्यू मत काउंट करो कितने वो नंबर है, उनके अंदर से डेप्रीशिएशन घटा के काउंट करते हैं क्या हम? नेट। क्लियर टू यू और नोट? नेट समझ में आ गया? नहीं आ गया? कोई से चीज की ग्रोस वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू, उसमें से डेप्रीशिएशन घटा दो, टूट फूट घटा दो, तो आपकी क्या काउंट होगी बच्चों? नेट। ठीक है, वास्तविक। ये मैंने नेट के बारे में आपको बताया। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों, समझ आ गया नेट? अब मैं बात करता हूं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब बच्चों घर में, देश में, घर में, देश में। नेशनल का मतलब है घर का, देश का, घर का, देश का। ध्यान से समझना बच्चों, जैसे इंडिया और हरियाणा में अलग अलग, जैसे अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। इंडिया में जो भी कुछ है तो वो इंडिया में, देश में, क्या इंडिया में जो भी फैक्ट्री है, जो भी पैसा आता है, क्या केवल वो इंडिया का है? नहीं। जैसे मैं बात करूं, इंडिया में मान लो 100 बड़ी बड़ी एमएनसी हैं, तो भाई 20-25 इंडिया की होंगी और एमएनसी कहाँ की होंगी? बाहर की होंगी। उन्होंने इंडिया में अपनी क्या खोल रखी होगी? विंग। क्या सोनी इंडिया की है? नहीं है। क्या मारुति इंडिया की है? नहीं है। ठीक है। क्या सैमसंग के फोन इंडिया के हैं? नहीं है। बहुत सारी एमएनसी ने इंडिया में अपने स्टोरेज हाउस और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोल रहे हैं, तो उनसे जो पैसा होगा, क्या सारा पैसा इंडिया में रहेगा? नहीं, उनका कुछ पैसा कहा जाएगा बाहर में। बाहर जाएगा नहीं जाएगा पैसा? बात समझ आई नहीं आई? उन्हें पैसा बाहर जाएगा नहीं जाएगा? तो इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ या कुछ भी हुआ, क्या उसका सारा पैसा इंडिया के पास रहता है? नहीं रहता, कुछ पैसा कहा जाता है बाहर। क्लियर टू यू? अब इसी प्रकार मैं बात करूं, टाटा की कंपनी अपनी, क्या टाटा की कंपनी केवल इंडिया में है? टाटा की कंपनी तो बाहर भी हो सकती, नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी, कहीं पर भी है। तो इसी प्रकार टाटा जो बाहर कंपनी लगा रहा है, वो वहां से कुछ ना कुछ पैसा आएगा नहीं आएगा? क्योंकि टाटा की कंपनी किसकी है? देश की। तो वहां से बाहर से पैसा, ये बाहर से पैसा गया था और वो बाहर से पैसा आया, बाहर से पैसा आया। बात में आई नहीं आई? तो हमें देखना है इंडिया का पैसा कौन सा होगा? इंडिया का वो पैसा होगा जो इंडिया की कंपनियों ने कमाया, इंडिया की कंपनी ने देश में कमाया, और इंडिया ने बाहर से पैसा ले आया, इंडिया ने बाहर से पैसा ले आया, वो होगा इंडिया का। तो जो इंडिया में है परंतु बाहर जा रहा है, वो इंडिया का पैसा नहीं है। तो मैं नेशनल में एक बात बोलूं, नेशनल में एक बात सुन बेटा, डोमेस्टिक का मतलब इंडिया में जो भी कुछ हो रहा है, तो इंडिया में जो भी कुछ हो रहा है तो बाहर वालों का पैसा दे दो, और बाहर में जो इंडिया का पैसा वो ले लो, तो वो जब निकालोगे तो वो आएगा आपका देश का पैसा। कैसे आएगा देश का पैसा? ध्यान से समझो। जैसे मैं बोलूं बच्चों, डोमेस्टिक में से डोमेस्टिक प्लस
NFIA, ध्यान एक प्लस आओगा यहाँ पे, NFIA डोमेस्टिक मतलब देश में जो भी कुछ हो रहा है, देश में जो भी कुछ है। NFIA का मतलब है नेट, NIFA नेट इनफ्लो फ्रॉम अब्रोड। नेट का मतलब वास्तविक जो पैसे का आवागमन हो रहा है, पैसे का क्या हो रहा है, आवागमन, कहां से, विदेश से। अब हम बात करें अगर वो आवागमन हम इस पे निकालते हैं, पैसा आया माइनस पैसा गया, पैसा आया माइनस पैसा गया। अगर इंडिया बाहर से ज्यादा पैसा लेके आ रहा है तो इसका साइन क्या का रह जाएगा, प्लस का। अगर इंडिया में पैसा बाहर गया है ज्यादा तो इसका साइन किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। बात तो में आई नहीं आई? तो डोमेस्टिक में कैसे, तो इसका मतलब आ जाएगा आपका नेशनल। तो देश का क्या आएगा, जितना देश में हो रहा है उसमें से बाहर का जो पैसा आए वो जोड़ो और देश में से जो पैसा गया है वो माइनस करो, वो आपका क्या आ जाएगा, नेशनल। अगर ये पैसा आया ज्यादा है तो साइन पॉजिटिव रह जाएगा, अगर ये पैसा गया ज्यादा है तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। आज के हालात में अपने यहाँ पर पैसा बाहर से आता कम है और जाता ज्यादा है, तो इसीलिए ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव में। परंतु अगर तुम्हें इक्वेशन की फॉर्म में बोले तो तुम्हें पॉजिटिव लगाना है। पॉजिटिव लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर टू यू भाई? तो नेशनल का मतलब है देश में जो भी कुछ हो रहा है उसमें से बाहर का पैसा निकाल दो और अपना पैसा जोड़ दो, नेशनल। ठीक है। NFIA नेट इनफ्लो फ्रॉम अब्रोड, इनफ्लो आना जाना, कहाँ से, अब्रोड से, बाहर से। एक बार समझ लोगे तो क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स ना समझने की है भाई, इकोनॉमिक्स समझने की है बस, और कुछ नहीं इकोनॉमिक्स। आगे मैं बात करता हूँ बट्टो। तो नेट की वैल्यू पता लगी हमें, नेशनल की पता लगी। अब हम बात कर रहे हैं नेट की पता, नेशनल की पता, फैक्टर कॉस्ट। देखो फैक्टर कॉस्ट होता है मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। समझो ध्यान से। जैसे मैं कैमरा परचेज करने के लिए गया, कैमरा परचेज करने के लिए उन्होंने बोला जी ये तो 80,000 रुपये का है, तो उसके ऊपर कितना प्राइस लिखा क्या, मार्केट प्राइस 80,000। मैंने बोला तो यार कोई डिस्काउंट दे दे, कुछ तो डिस्काउंट दे दे। वो बोला डिस्काउंट नहीं सर, अगर आपके पास GST नंबर है, क्या नंबर है, GST नंबर, तो इसके ऊपर जो 18% GST लग रहा है, क्या लग रहा है, 18% GST। तो 18% GST लग रहा है। तो मैंने बोला 18% GST का समझ नहीं आया। वो बोला सर इसमें से आपके अराउंड 7-8 हज़ार, 10,000 रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, 10-12 हज़ार कुछ भी। मैं ये कैसे, बोले अगर आपके पास GST होगा तो इसकी वास्तविक मूल्य, वो बोला इसकी वास्तविक मूल्य तो भाई 65-66 हज़ार, मान लो 65 हज़ार है। 65 हज़ार के ऊपर सर ये 15 हज़ार का GST लग गया और तब आपकी अमाउंट कितनी होगी, 80,000। तो अगर आपके पास GST नंबर है तो बाद में ये 15 हज़ार आपके क्या आ जाएंगे, वापिस आ जाएंगे। तो इट मीन्स उसको बनाने वाले की जो कॉस्ट लगी, उसको बनाने वाले की जो कॉस्ट लगी वह तो कितनी थी, 65 हज़ार। क्या थी, 65 हज़ार। 65 हज़ार वह कॉस्ट थी। बनाने के लिए चीज़ों को बोलते हैं फैक्टर, तो 65 हज़ार क्या होगी, फैक्टर कॉस्ट उस कैमरे की। परंतु उन्होंने 18% क्या लगा दिया, GST, तो 15 हज़ार क्या लग गया, GST। और वो अब मुझे कितने का दिख रहा है, 80,000 का। तो एक बात बोलूँ मैं, ये फैक्टर कॉस्ट प्लस पे GST, अब ये मेरा क्या बन गया, मार्केट प्राइस। उदाहरण के लिए 65 हज़ार का कैमरा था, फैक्टर कॉस्ट लग रही थी 15%, उस पर 18% GST लग गया, मतलब 15,000 रुपये लग गए। और आज वो कितने का मिल रहा है मुझे, 80,000 का। बात सुनने आई या नहीं, मार्केट में इतने का मिल रहा है। तो मार्केट प्राइस कैसे निकला बच्चों, फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड कर दिया, GST। इस GST को मैं क्या कहता हूँ, टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। और किस प्रकार का टैक्स है बच्चों, ये इनडायरेक्ट टैक्स। कैसा बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ, 80,000 में से GST घटा दूँ तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट।
बात समझ आई नहीं। कैमरे का एग्जाम्पल लेके कि 65,000 का कैमरा था, 15,000 18% जीएसटी लगा दिया, 80,000 का पड़ा। तो अब मुझे प्राइस नहीं देखना, जीएसटी लगाने से बात तो हम तो देश में बेच रहे हैं, वो हमारी वास्तविक वृद्धि थोड़ी, वास्तविक वृद्धि वो है जितने पर वो हमने बढ़ाया। अगर हम इसको कम पे बना पाते, इस कैमरे को हम कम पे बना पाते, हम बना पाते 20,000 पे, तो और ज़्यादा बेटर होता नहीं होता। तो ये हम निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट। कर दो भाई इसको अब। तो फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गई बच्चों। फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो किसी भी प्रोडक्ट की ग्रॉस वैल्यू नहीं देखेंगे, क्या वैल्यू देखेंगे उसकी नेट, ताकि कितनी उसकी टूट फूट हो रही है। किसी भी देश का डोमेस्टिक नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे नेशनल, कि डोमेस्टिक में से बाहर का घटा दो और अपने और बाहर से आया देश का जोड़ दो। किसी भी चीज़ की मार्केट प्राइस नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो चीज़ें देखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं बच्चों नेशनल इनकम। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है भाई, नेशनल इनकम। ठीक है, अब मैं कुछ बात कर रहा हूं, कर दूं भाई इसको। अब मैं कुछ बात कर रहा हूं, पहले कंसेप्ट फिर आपको कुछ फैक्ट बताएंगे। ध्यान से समझना। तो दो तरह के टैक्स हैं भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। समझो, डायरेक्ट टैक्स वो है इंसिडेंस और अफेक्ट सेम हो, इंसिडेंस और अफेक्ट सेम हो, इंसिडेंस अफेक्ट बोलो या इंसिडेंस और इंपैक्ट बोलो, सेम हो। जैसे समझा रहा हूं, मेरी सेम पर्सन की जेब से जाए, सेम पर्सन की पैसा जेब से जाए, पैसा पर्सन की जेब से जाए और पैसे की रसीद भी वो भरे, पैसे की रसीद भी वो भरे। समझाता हूं, जैसे पैसा भी उसी की जेब से जाए, तो ये तो क्या हो गया इंसिडेंस, और इंपैक्ट भी उसी के ऊपर पड़े भाई, इंपैक्ट तो भी उसी के ऊपर पड़े और वही रिसीव दे, ये पैसे की रसीद दे, वो इंसिडेंस भी वही और इंपैक्ट भी पड़े उसी की जेब से। कैसे? जैसे मैंने बोला पीआईटी पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स जो आम इनकम टैक्स लगता है, जैसे सैलरी पे लगता है 5 लाख से ऊपर, किसी सैलरी से ऊपर। अब वो जो इनकम टैक्स लगा पर्सनली, किसकी जेब से गया? पर्सन की जेब से गया, और उसकी रिटर्न भी कौन फाइल करता है? आदमी खुद ही फाइल करता है, चाहे किसी और से कराए, पर फाइल तो खुद ही करता है ना, उसी के नाम से फाइल होती है ना। तो पैसा जो उसी की जेब से गया और वही पैसे के क्या करता है? फाइल करता है। मतलब इंसिडेंस भी उसी के ऊपर और अफेक्ट भी उसी के ऊपर। डायरेक्ट जिसको महसूस होता है कि उसने क्या दिया? टैक्स दिया। इसमें डायरेक्ट फीलिंग आई, जिसमें क्या फीलिंग आई? डायरेक्ट फीलिंग आई कि आपने टैक्स दिया है, वही क्या है? आपका डायरेक्ट टैक्स। पर गवर्नमेंट है वो आपसे ही लेती है, आपके ही नाम से लेती है। बात समझ में आई या नहीं आई? उसे क्या बोलोगे? पर्सनल इनकम टैक्स। जैसे मैंने बता दिया, कोई भी आदमी अपना पर्सनल इनकम टैक्स देता है, किसी सैलरी का दे या किसी भी चीज़ का दे, वो पर्सनल इनकम टैक्स। ये दो तरह के होते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। जिस प्रकार आप एक पर्सन हो, इसी प्रकार जो रिलायंस है वो एक पर्सन है, किंगफिशर है वो एक पर्सन है। समझाता हूं, मतलब ध्यान से समझना। जैसे मैं बोलूं विजय माल्या, विजय माल्या का टोटा हो गया, विजय माल्या का टोटा हो गया भाई, वो गरीब हो गया। पर किंगफिशर कंपनी भी गरीब होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। परंतु किंगफिशर बियर की बात करूं मैं, किंगफिशर बियर की बात करूं, किंगफिशर बेवरेज इंडस्ट्री में बात करूं, वो उसके ऊपर तो कोई डाउन नहीं हुआ। तो ओवरऑल विजय माल्या गरीब हुआ है, परंतु किंगफिशर पूरी भी गरीब हुई। किंगफिशर पूरी, जो किंगफिशर का जो मोटा पैसा था वो किंगफिशर एविएशन में था, एयरलाइंस में था, वो गरीब होगी। परंतु किंगफिशर बेवरेज जो है वो गरीब नहीं हुई है। तो कॉर्पोरेट का मतलब है हर एक इंडिविजुअली अपनी एक आइडेंटिटी रखती है। मतलब किंगफिशर जो बेवरेज है, जो उसका टैक्स बना है वो टैक्स दे है,
तो सरकार उसके लिए जो मदद हो वो करे है, परंतु किंगफिशर एयरलाइन जो है वो टैक्स नहीं भर पाई, इसलिए उसका दिवालिया हो गया। तो कॉर्पोरेट में हर एक जो इंडिविजुअल कंपनी होती है उसकी अलग आइडेंटिटी होती है। तो किंगफिशर बेवरेज तो आज भी चल रही है और किंगफिशर एयरलाइन क्या होगी, फेल होगी, क्योंकि विजय माल्या का मोटा पैसा किंगफिशर एयरलाइन में था, इसलिए उसको क्या आ गया, दिवालिया। बात समझ नहीं आई? तो ये है किंगफिशर एक कॉर्पोरेट। तो कोई भी कंपनी जो होती है वो एक आदमी की तरह टैक्स देती है, तो उसके टैक्स को क्या बोलते हो, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कॉर्पोरेट की नॉर्मल है हिंदी, इसके ऊपर जितना कॉर्पोरेट भाई कोई भी कंपनी होती है, तो इट मीन्स उसकी पूरी ब्रांड में जो पूरी है ना किंगफिशर बड़ा है, वो बेशक फेल हो जाए, अगर वो एक उसकी इकाई है वो अपना टैक्स दे रही है तो वो कंपनी चलती रहेगी। जैसे रिलायंस ओवरऑल टॉप पे हो, परंतु रिलायंस फ्रेश है या भाई रिलायंस के एसआर के पेट्रोल पंप वो ना चल रहे, तो बात समझ में आई या नहीं आई? उससे ये नहीं मतलब अगर एक इंडिविजुअल कंपनी अपना टैक्स दे रही है तो वो चलती जाएगी, उस इंडिविजुअल कंपनी की एक आइडेंटिटी होती है, वो भी क्या होता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। वो टैक्स भी उस कंपनी की जेब से जाएगा और वो रसीद भी कौन फाइल करेगी, कंपनी। तो इसीलिए दो एक तरह के डायरेक्ट टैक्स होते हैं, पीआईटी और सीआईटी। पर्सनल इनकम टैक्स जो एक बंदा देता है और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ये दोनों टैक्स ही क्या होते हैं, डायरेक्ट। इनके अलावा कोई भी टैक्स होता है वो होता है इनडायरेक्ट। तो दो ही डायरेक्ट टैक्स हैं, इसके अलावा एक टैक्स और डायरेक्ट है, वेल्थ टैक्स। वेल्थ पर्सनल इनकम टैक्स में आ जाए, वेल्थ जो है पर्सनल इनकम टैक्स में आ जाता है, ठीक है। ये दो टैक्स डायरेक्ट हैं, इनके अलावा और सारे टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट। क्लियर टू यू? और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको इकट्ठा करके क्या कह दिया, जीएसटी। जैसे मैं बात करूं इनमें से कौन कौन के लेता है, ये बात होगा, सेल टैक्स हो, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है जो सामान पे लगता है, ठीक है। अब तो ये जीएसटी में इंक्लूड हो गया, ठीक है बच्चों। और इंटरटेनमेंट टैक्स जो कि हमने तो नहीं पता, हमने ये पता है भाई कि जो तुमने ली इनडायरेक्ट टैक्स, समझो तुमने थिएटर में टिकट ली, तुम्हें पता 120 की टिकट है, हालांकि उस पर लिखा होगा भाई 15 जीएसटी लागी, जो वो 15 रुपये गए वो गए तो थारी जेब में थे, 120 में थे ना, तो वो टिकट 105 की मिलती, परंतु उसकी रसीद तुमने ना दी। वो जो टैक्स फाइल करेगा वो थिएटर वाला फाइल करेगा। बात समझाई नहीं है? वो तुम्हें फाइल नहीं करना, तुमने तो जो सामान लिया उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या इंक्लूड हो गया, टैक्स हो गया। तो ऑटोमेटिकली टैक्स जब इंक्लूड होता है तुम्हें डायरेक्ट फीलिंग नहीं आती, तुम्हें तो क्या पता लगता है सामान कितने का है। जैसे मैंने कैमरा लिया तो कैमरा मुझे पता 80,000 को, तो मैंने पूछ लिया कम कर दे, उन्होंने बोला कम नहीं हो सकता सर, अगर आपके पास जीएसटी का नंबर हो तो आपके पैसे कुछ रिफंड आ जाएंगे। तो मैंने तो भूल गया, मेरे पास जीएसटी का नंबर नहीं, तो मैंने तो सीधा सामान कितने का समझा, 80,000 का, क्योंकि मैंने उसको 80,000 पे किए। रियलिटी में टैक्स तो मैंने दिया, टैक्स का इफेक्ट तो मुझे पड़ा, अगर भाई टैक्स नहीं होता तो मुझे 65,000 का पड़ता, परंतु उसकी रसीद मुझे नहीं देनी, वो टैक्स फाइल करेंगे। बात समझ आई नहीं आई? तो मुझे डायरेक्ट फील ना होया, कैसे फील होया, इनडायरेक्ट। तो ये सारे जो टैक्स है जीएसटी वाले, गुड एंड सर्विस टैक्स, इसमें सब टैक्स आ गए, ये किस टाइप के, इनडायरेक्ट। तो पेपर में आ जाए केवल पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इसी के अंदर आता है वेल्थ टैक्स, वो तो डायरेक्ट है और सारे इनडायरेक्ट टैक्स है। पुराने टाइम में पूछता सेल टैक्स का जो जीएसटी होता है इस टाइप का, और इंटरटेनमेंट टैक्स ये तो राज्य सरकार वसूलती हैं। कौन वसूलता है, राज्य सरकार। इसके अलावा और जितने भी टैक्स होते हैं ना मोस्टली मोटे बड़े बड़े, वो कौन वसूलता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सर्विस टैक्स होता है, कौन वसूलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब तो इन सारी चीज़ों को हटा के क्या ला दिया, जीएसटी। जीएसटी दो तरह के, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी। बात में आ गई नहीं? अब ये सारे सौदे हटा दिए, पर पुराने टाइम के हिसाब से क्वेश्चन पूछ ले तो आप आंसर दे सकते हो कि सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी और सेल टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकार लेती थी। बात समझ आई नहीं आई? इसमें दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, जैसे एक न्यूज़पेपर का बता देता हूँ बच्चों। न्यूज़पेपर के ऊपर जो टैक्स लगता है, न्यूज़ के पेपर के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। परंतु न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट होती है, ध्यान से समझना, न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट होती है, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट होती है उसका टैक्स लेती है स्टेट। जब भास्कर है सेंट्रल लेवल का है तो सेंट्रल लेगी भाई टैक्स, परंतु इन भास्कर में हरियाणा में अलग ऐड होगी, रोहतक में अलग ऐड होगी, तो एडवर्टीजमेंट का टैक्स कौन लेगी, स्टेट, राज्य। बात समझाई नहीं आई? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीएसटी में भाई अल्कोहल इंक्लूड नहीं किया था बच्चों। जीएसटी में क्या इंक्लूड नहीं किया था भाई, अल्कोहल इंक्लूड नहीं किया था। अब मैं बात करूं अल्कोहल के बारे में बताता हूं। अगर अल्कोहल के ऊपर जो टैक्स होगा तो वो लेती स्टेट,
क्या लेती है अल्कोहल के ऊपर टैक्स स्टेट, इसलिए जीएसटी में छोड़ दिया था, एसजीएसटी में काउंट होया था अल्कोहल। इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, कौन ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी और बताए तो किसी भी सामान पर जो ड्यूटी लगती है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी। उसकी प्रोडक्शन पर जो ड्यूटी लगती है उसे क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी। इनकम पे लगती है, वो पीआईटी और सीआईटी उनके लिए इनकम टैक्स बना रखा है। जो अगर मान ली फैक्ट्री में सामान है तो उसके सामान के ऊपर जो टैक्स लगेगा ना वो तो हो गया एक्साइज ड्यूटी। उस सामान पे जो बंदा कमाओगा ना पैसे उसके ऊपर लगेगा इनकम टैक्स। बात समझ आई नहीं आई? सामान पर क्या लगता है बच्चों, एक्साइज ड्यूटी। अब सुनो ध्यान से, तो अल्कोहल का टैक्स स्टेट लेती है, परंतु अगर अल्कोहल मेडिसिनल पर्पज के लिए हो, दवाई बनाने के लिए हो और सैनिटेशन के लिए हो, सफाई वगैरह के लिए हो, मेडिसिन के लिए हो, सफाई वगैरह के लिए हो, अल्कोहल जो बनाते हैं इस चीज़ के लिए, अगर मान लो कोविड-19 के टाइम पर ही बनाया था भाई मेडिसिनल पर्पज के लिए, इनके लिए, तब इस पर टैक्स कौन लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर दारू पीने के लिए बनाई जाए तो कौन लगाओगी, स्टेट। तो दारू समझ लो, इसके अलावा यूज होगा उसका अल्कोहल होगा तो कौन लगाओगी, सेंटर। तो 2 पॉइंट बता दिए मैं। न्यूज़पेपर वाला, न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग पे कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। परंतु न्यूज़पेपर के ऊपर एडवर्टीजमेंट होती है अंदर, उसके ऊपर कौन लगाता है, स्टेट। इसी प्रकार अल्कोहल दारू पीने वीने की बात करेंगे तो स्टेट लगाओगा। और जो भी कोई सामान बनता है किसी फैक्ट्री में उस पर एक्साइज ड्यूटी। उस सामान से जब बंदा पैसा कमाता है, पैसा कौन कमाओगा, वो पर्सनल कमाओगा तो पर्सनल इनकम टैक्स, और वो कंपनी कमाओगी तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, बे इनकम टैक्स होती है। इनकम टैक्स डायरेक्ट में आता है और एक्साइज किस में आती है, आपकी इनडायरेक्ट टैक्स में। क्लियर टू यू? अल्कोहल दारू पीने खातर स्टेट लगाओगी, अल्कोहल मेडिसिनल पर्पज खातर, सैनिटेशन पर्पज खातर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाओगी। क्लियर भाई? ये मैंने आपको टैक्सों के बारे में बता दिया भाई। अब जैसे पहले क्वेश्चन आया करते कि वैट कब लागू हुआ, ये कुछ थोड़ी बहुत बता दूंगा भाई, इतने अब आने के चांस थोड़े कम है, ठीक है, क्योंकि अब जीएसटी आ गया है। जीएसटी भाई पहले 2000 में बात हुई थी, इसके जीएसटी के फैक्ट भी सारे इकट्ठे फैक्ट बता दूंगा तुम्हें, फैक्ट इकट्ठे लिखवा दूंगा फास्ट, ठीक है। ये हमने क्या बता दिया, टैक्सों के बारे में। अब हम बात करते हैं बजट के बारे में। यहाँ पर बजट समझा रहा हूँ, फिर मैंने बताया सबके फैक्ट इकट्ठे लिखा दूंगा बजट। देखो भाई बजट क्या होता है भाई, वो बता दे, इसे बोगेट कहते हैं। बोगेट कहाँ से टर्म है, फ्रांस से टर्म निकली है बोगेट। चमड़े का थैला, क्या कहते हैं, चमड़े का थैला। सबसे पहले किसने दिया था भाई, ब्रिटेन में वर्ड यूज हुआ था, ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने यूज कराया था, ठीक है। फिर चमड़े का थैला कहे गए भाई। अपने यहाँ पर पहले रेल बजट और वो दोनों इकट्ठे थे भाई, रेल बजट और आम बजट इकट्ठे थे। अलग कब हुए भाई, 1925 में। 1925 में क्या हुए, अलग हुए। किस कमेटी की सिफारिश पर, एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर, एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर दोनों क्या होगी भाई, अलग अलग होगी। एक वर्थ कमेटी सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी भाई, ठीक है। अब मैं बात करूं इस पे, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक साथ में भी आ सकता है, कब इकट्ठे होंगे। अब 2017 में फिर इकट्ठे होंगे, 2017 में फिर इकट्ठे होंगे भाई, ठीक है। पहले 28-29 फरवरी को आता था बजट, अब बजट का डेट फिक्स कर दिया, 1 फरवरी को आएगा भाई। किसको आएगा, 1 फरवरी को आएगा। बात समझ आई नहीं आई? ये कुछ नॉर्मल बात थी ब्रिटेन की, और सारे फैक्ट्री बताऊंगा बजट से रिगार्डिंग। क्लियर? बजट से रिगार्डिंग 2 बातें और बताता हूँ, ध्यान से सुन लो थोड़ी। जैसे बजट जो है आर्टिकल 112 में वर्णन है भाई, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बजट का डेफिनेशन 112 की। एनुअल मतलब वार्षिक, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक जो स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और मैं बात करूं, इसका दूसरा नाम भी है एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। एस्टिमेट बताता है कितना पैसा आया, रेवेन्यू से कितना पैसा आया, रेवेन्यू प्राप्तियों से कितना पैसा आया और कितना क्या हो गया, खर्च हो गया, उसकी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर टू यू? ठीक है बच्चों। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट, बजट जो होता है अपने यहां पर, बजट जो होता है, बजट होता है एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम।
बजट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू बोलो या रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट बोल दी मैंने, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट। खर्चा और प्राप्तियां, मनी प्राप्तियां, जैसे जितना भी खर्चा हुआ और जितने भी पैसे आए, बात समझ आई नहीं? पैसे दो तरीके से आएंगे, रिसिप्ट दो तरह की होंगी, इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। उदाहरण के तौर पर समझना, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू, बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसिप्ट। एग्जैक्ट बोलो तो बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब जितनी प्राप्ति हुई, इसका मतलब खर्चा। रिसिप्ट दो तरह की होती है, बट ध्यान से समझना, रिसिप्ट दो तरह की है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है जो सरकार पैसा कमाती है, गवर्नमेंट जो पैसा लेकर आए, सरकारी सोर्स से लेकर आए, सैलरी सरकारी कार्य करके लेके आए, वो पैसा क्या हो गया आपका, गवर्नमेंट जो पैसा लेकर आए सरकारी कार्यों से, वो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, सरकार जो है अपनी पूंजी बेचकर पैसा लाए, जैसे मैं बात करता हूँ डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे सरकार ने कोई पीएसयू बेच दी, क्या बेच दी, पीएसयू। कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी थी, कोई भी कंपनी बेच दी भाई, ओएनजीसी के शेयर बेच दिए, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी सी, बहल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के शेयर बेच दिए, ये सारी प्राइवेट कंपनी थी, इन प्राइवेट कंपनियों के शेयर बेच दिए। क्या बेच दिए, शेयर बेच दिए। तो पैसा आएगा नहीं आएगा शेयर बेचने से, तो वो भी तो रिसिप्ट का मतलब तो पैसा आया। अगर अपनी सरकारी पूंजी को बेचकर पैसा आए तो वो क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि उन्होंने पूंजी बेची और क्या आया, पैसा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जब भी कभी ऐसा बेचकर पैसा आता है तो ध्यान से समझना, इसमें एसेट डिक्रीज होगा। एसेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगा। जो आपका एसेट, अब इससे एसेट समझ लो पहले, थोड़ा एसेट समझाए तो ताकि गड़बड़ ना हो, दो बातें समझ लो। क्योंकि तो कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, एसेट और लाइबिलिटी ध्यान से समझना। एसेट क्या होता है, कोई भी कैपिटल जिसके आप मालिक होते हो, जिस पर आप मालिक हो, जिस पर आप हो या गवर्नमेंट मालिक है, और जिसका आप यूज कर सकते हो, जिसका आप यूज कर सकते हो, कोई इसका आप यूज कर सकते हो फ्रीली। जैसे मैंने बात करी, मेरा स्टूडियो, मेरा दिमाग इंटेलेक्चुअल एसेट हो गया, स्टूडियो मेरे पास फाइनेंशियल एसेट हो गया। कोई भी चीज, क्या मुझे इस पर किसी की देनदारी है, नहीं है, मैं इसका जिस तरह चाहूं उसका क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, ये मेरा क्या हो गया, एसेट। लाइबिलिटी जो होती है, जो किसी और का एसेट हो, किसी और का एसेट हो, मेरा उस पर मालिकाना हक नहीं है, मेरा उस पर मालिकाना हक नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। यहां से एक क्वेश्चन बनता, ध्यान से समझना, बैंक के पास क्या है, बैंक के पास जो पैसा है वो क्या है। एसेट तो मैं किसी को दे सकता हूं, लाइबिलिटी मुझे किसी को देनी है, लाइबिलिटी मुझे किसी को देनी है। तो बैंक के पास क्या है, ध्यान से आंसर बताना बच्चों, बैंक के पास क्या है। देखो अगर मैं बात करूं, बैंक जो है आप लोगों को पैसे दे सकता है, नहीं दे सकता है, बैंक आप लोगों को पैसे देता है। तो कोई भी पैसा कौन दे सकता है, जो उसका एसेट हो, एसेट होगा तभी तो देगा ना, एसेट उसके ऊपर मालिकाना हक, जो भी तो देगा, पैसा से थोड़ी देगा। तो बैंक किसी को पैसा दे सकता है, तो बैंक एसेट दे रहा है, परंतु बैंक को हमारे पैसे भी देने हैं, तो बैंक की लाइबिलिटी भी है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बनता है यहां पर, बैंक के पास, बैंक का पैसा क्या होता है, बैंक का पैसा बैंक की लाइबिलिटी होता है बच्चों। क्या होता है, बैंक का पैसा बैंक की लाइबिलिटी होता है, और उस लाइबिलिटी को वो एसेट की तरह यूज करता है,
उस लाइबिलिटी को वो एसेट की तरह यूज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एसेट की तरह यूज करता है। पेपर में आ जाना कि बैंक के पास पैसा क्या है, बैंक की लाइबिलिटी है। बैंक की क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि वो लोगों से पैसा ले रहा है, उसको लोगों को पैसा देना है, परंतु उस लाइबिलिटी को वो एसेट की तरह यूज करता है। उदाहरण के तौर पर समझो, मान ले एसबीआई बैंक के पास तुम्हारे पास पैसे हैं, या पीएनबी किसी भी बैंक को पैसे दे रखे हैं, तो बताओ बैंक तुम्हारे पैसे वापस देगा नहीं देगा? और तुमने बैंक से पैसे ले रखे हैं तो बैंक उसमें छूट कर देगा, परंतु जो तुम्हें पैसे बैंक ने देने हैं बैंक देगा ही देगा। उसके ऊपर नॉर्म बना रखे आरबीआई के, और अलग अलग क्या बना रखे, नॉर्म्स। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आरबीआई वगैरह ने सब नॉर्म्स बना रखे कि पैसा उसको देना ही देना पड़ेगा, अगर वो नहीं देगा तो आरबीआई देगी, क्योंकि आरबीआई को बैंकर्स ऑफ बैंक कहते हैं। तो बैंक के पास आम लोगों की लाइबिलिटी है, आम लोगों को पैसे देने हैं, परंतु उस लाइबिलिटी को वो दूसरों को बांट देता है, किसकी तरह, एसेट की तरह, और उनके ऊपर ब्याज कमाता है। जैसे बैंक को आप पैसे जमा कराओ तो आपको 4% देगा, 5% देगा, अगर बैंक से आप लोन लोगे तो आपको 9 या 10% लेगा। तो वो 4 या 5% क्या करता है, बैंक पैसा कमाता है। तो बैंक में अगर क्वेश्चन आ जाए, बैंक के पास आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, बैंक के पास एसेट नहीं है, परंतु उस लाइबिलिटी को वो एसेट की तरह यूज करता है। क्लियर टू यू बच्चों? तो मैं यहीं से बात करता हूं। तो एसेट और लाइबिलिटी क्लियर हो गए बच्चों। और एसेट की एसेट 3 तरह के एसेट होते हैं, परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग और आइडियल। परफॉर्मिंग वो एसेट है जो एसेट आपने यूज करा और उसका प्रॉफिट मिला। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं भाई, मेरे पास पढ़ाने के बाद बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो ये क्या हो गया, परफॉर्मिंग एसेट। केडीडीटी ऐप ने भाई आपको कोर्स दिया, भाई केडीडीटी ऐप ने 100, 200, 300 रुपए का जो कोर्स दिया आपने, वो राजेश भाई ने दिया, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं तो बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, मैं एक पैसा नहीं ले रहा हूँ भाई, बूझ लियो चाहे उनसे। तो आपने वो पैसा लिया और उस पैसे का प्रॉफिट हुआ, आपको पढ़ाई का सिलेक्शन हो गया, तो एसेट कैसा हो गया, परफॉर्मिंग। ठीक है, मैंने कैमरा लिया, मैंने ये सेटअप सेट करा, उससे क्या हो गया भाई, ये काम कर रहे हैं, तो ये एसेट क्या होगा, परफॉर्मिंग। क्लियर टू यू? बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक से पैसा मुझे रिटर्न आ गया, कैसा हो गया, परफॉर्मिंग। किसी को लोन पे पैसा दिया, उसने ब्याज में इंटरेस्ट दे दिया, कैसा एसेट हो गया, परफॉर्मिंग। नॉन परफॉर्मिंग हो गया, बैंक में पैसा दिया, रिटर्न ना आया, किसी आम आदमी को पैसा दिया, रिटर्न नहीं आया, कोई नया वेंचर स्टार्ट करा, उसने वो काम नहीं करा, तो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कैसा होगा, नॉन परफॉर्मिंग। एक ये इस पे क्वेश्चन आता, आइडियल एसेट। मेरे पास मकान है, खाली पड़ा है ना, तो मैं रेंट पे दे रहा, अगर मैं रेंट पे दूं तो रेंट आ जाए, पर रेंट पे भी नहीं दे रहा मैं, वो खाली एज इट इज पड़ा है। या दिमाग किसी का खाली पड़ा है, मैं नहीं पढ़ा रहा था, मेरा दिमाग खाली पड़ा था, तो कैसा था वो एसेट, आइडियल एसेट। कैसा एसेट है, आइडियल एसेट। तो एसेट 3 तरह के होते हैं, परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग और आइडियल। क्लियर बच्चों? समझने की इकोनॉमिक्स इतने नोट्स बनाने की नहीं, समझने की बस। ठीक है, तो अब मैं बात करूं, यहां पर दोबारा आता हूं, बजट मैंने बता दिया, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, बजट को निकलेगा, बजट डेफिसिट, बजट का जो खर्चा कैसे निकलेगा, टोटल बजट का खर्चा माइनस टोटल बजट के पैसे। रिसिप्ट का मतलब है पैसे आना, इसका मतलब क्या है, पैसे आना। पैसे आवे, गवर्नमेंट पैसा लेकर आवे या गवर्नमेंट पूंजी बेचकर पैसा लेके आवे। बात समझ आ गई नहीं आ गई? जैसे मैंने बता दिया डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट किसी सरकारी पूंजी को बेच दे, जब पीएसयू बेची तो उसके पास पैसा आया नहीं आया, तो मतलब एसेट बेचकर पैसा आया, एसेट बेचकर पैसा आया, तो वो किस टाइप का पैसा आ गया, कैपिटल रिसिप्ट। क्या है भाई बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट। एक मैं बोलूं गवर्नमेंट उधार ले ले, उधार लेकर मार्केट बोरोइंग, मार्केट से पैसा खरीद ले, मार्केट से पैसा खरीद ले, क्या उसने को सामान बेचा, नहीं बेचा, परंतु वो मार्केट से पैसा खरीद ले, तो उसकी क्या बढ़ेगी, वो पैसा देना है नहीं देना है, वो होगी लाइबिलिटी। क्या होगी बच्चों, लाइबिलिटी। तो ध्यान से एक लाइन बना रहा हूं, सरकार रेवेन्यू रिसिप्ट के माध्यम से, रेवेन्यू रिसिप्ट लिख लो लाइन में, रेवेन्यू रिसिप्ट के माध्यम से मार्केट बोरोइंग करती है, मार्केट बोरोइंग करती है। ऐसा करने से
उसकी लाइबिलिटी बढ़ती है। उसकी क्या बढ़ती है? लाइबिलिटी बढ़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो रेवेन्यू रिसिप्ट में जो पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू कमाया जाता है उससे सरकार की क्या बढ़ती है? लाइबिलिटी, क्योंकि बाद में उसको पैसा देना है। क्लियर? दूसरी लाइन लिखो, सरकार कैपिटल रिसिप्ट से के माध्यम से सरकारी पूंजी को बेचती है, सरकारी पूंजी को डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकारी एसेट घटाती है, सरकारी एसेट घटाती है और पैसा लेकर आती है। तो बताओ पैसा दो तरीके से लेकर आई भाई सरकार। कैसे लेकर आई? सरकार किसी से उधार ले ले तो कौन सी रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार अपने किसी चीज को बेच दे तो कैसी, क्या उसको बोलते? डिसइन्वेस्टमेंट। उसको क्या बोलोगे? कैपिटल रिसिप्ट। तो बात समझ आई या नहीं आई? तो मैं बोलता हूं किसी भी प्रकार से पैसा बाहर से लाने से, ये बात समझ आएगी, किसी भी प्रकार से पैसा बाहर से लेके आने की सरकार की चाहे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? सरकार की चाहे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या सरकार का एसेट घटेगा। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, अगर एसेट घटता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगी। क्लियर टू योर नोट? ठीक है। उल्टा बोलो, एक्सपेंडिचर बोलो बच्चों। अगर सरकार ने जो उधार लिया है उसका लोन दे दिया, लोन की उधार चुका दी, लोन की उधार चुका दी तो क्या कम करी? लाइबिलिटी डिक्रीज करी नहीं करी? लाइबिलिटी कम करी नहीं करी? या सरकार ने कोई नई चीज ले ली, नई पूंजी ले ली, मतलब इन्वेस्ट कर दिया तो क्या बढ़ा? एसेट बढ़ा नहीं बढ़ा? जैसे सरकार कोई ONGC का अलग प्लांट लगा दे, विदेश में, रसिया में लगा दे, नेपाल में लगा दे, तो सरकार की पूंजी बढ़ी नहीं बढ़ी? कैपिटल बढ़ी नहीं बढ़ी? तो उल्टा है, रिसिप्ट में तो अगर रेवेन्यू लेती है, सरकार लेती है तो लाइबिलिटी बढ़ती है, और अपनी पूंजी बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो एसेट घटता है। और इसका उल्टा किसमें होता है? एक्सपेंडिचर में। तो बच्चों जब लोन उधार चुकाती है तो इसको बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो गया? उल्टा हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट में तो लाइबिलिटी बढ़ती थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लाइबिलिटी घटेगी। भाई कैपिटल रिसिप्ट में एसेट घटता था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एसेट बढ़ेगा। बात समझ में आगी नहीं आगी? तो चारों वर्ड क्लियर हो गए। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट, भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर टू यू? अब मैं तुम्हें लोकल तरीके से बजट समझा देता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, सरकार का एक फंडा समझ लो। सरकार अपनी, मैं बोलता हूं बजट डेफिसिट हमेशा जीरो होता है। बजट का जो डेफिसिट है हमेशा जीरो होता है। कैसे? जितना पैसा खर्च होता है, जितना एक्सपेंडिचर होता है, उतना ही पैसा आ जाता है, उतना ही पैसा आ जाता है रिसिप्ट के माध्यम से। कैसे? हम तो बोलते हैं सरकार जीरो में जाती, सरकार का बजट हमेशा जीरो रहता है, जीरो से कम नहीं होता ना ऊपर जाता। कैसे? समझो ध्यान से। मान लिया एक घर है, मान लिया सर एक साल, जैसे बोलूं मैंने बोला एक साल के अंदर जो घाटा होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट समझ लो, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक घाटा, बहुत बार सुना होगा। प्राथमिक घाटा होता है उस साल का घाटा। उस साल का घाटा कैसे निकलेगा? उस साल का एक्सपेंडिचर, उस साल का एक्सपेंडिचर माइनस उस साल की कमाई। कमाई का मतलब क्या होगा? रिसिप्ट, चाहे वो सामान बेच के कमाई हो, चाहे उधार लेके कमाई हो। बात समझ आई नहीं आई? प्राइमरी एक्सपेंडिचर, प्राइमरी रिसिप्ट। तो उस साल में जो भी कुछ होया है, उस साल में जो भी कुछ होया है, तो उस साल में जो कुछ होया होगा, क्या उसमें 5 लाख घाटा काउंट करोगे? नहीं। क्या उसमें 5 लाख कमाई काउंट करोगे? नहीं। तो उस साल का जो घाटा है, मान लो इस साल में सरकार ने घाटा हो गया 10,000 करोड़। बात समझ आई नहीं आई? और पिछले सालों का घाटा था 40,000 करोड़। भाई पिछले 10 था, 5 था, तो टोटल घाटा कितना हो गया सरकार ने? पिछले साल का था 40,000 करोड़ और इस साल का कितना? 10,000 करोड़।
तो बताओ 10,000 खर्चा फालतू हो रहा है और 10,000 तो इस साल का खर्चा फालतू हो रहा है और 40,000 पिछले साल का खर्चा फालतू हो रहा है। तो सरकारी घाटे को मैं क्या बोलूँगा, सरकारी घाटे को बोलूँगा फिस्कल डेफिसिट। इसीलिए हर साल दो तरह के डेफिसिट निकलते हैं, एक तो प्राथमिक घाटा और एक राजस्व घाटा। देखे हो ना बहुत बार तुमने बजट में। तो प्राथमिक घाटा तो उस साल का घाटा, उस साल का घाटा उस साल का खर्चा माइनस उस साल की कमाई। एक होता है बच्चों सरकारी घाटा। सरकारी घाटा क्या होगा, उस साल का घाटा प्राइमरी डेफिसिट प्लस पुराणों का घाटा, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट, पुराना भाई इसको बोलूं पुराना घाटा प्लस उस साल का घाटा। बात समझ आ गई नहीं आ गई। उदाहरण के तौर पर इस साल का घाटा 10,000 करोड़ और पुराना घाटा 40,000 करोड़। ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, उस साल का घाटा पुराना घाटा क्या आएगा तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट। अब जितना फिस्कल डेफिसिट होता है, मान लो तुम्हें 50,000 करोड़ का घाटा हो गया, उतना मार्केट से उधार ले लो। उतना मार्केट से क्या ले लो, उधार। तो मैं एक वर्ड में बोल सकता हूँ मार्केट से उधार कितने के बराबर हो गया, जितना सरकारी घाटा हो, फिस्कल डेफिसिट हो। बात समझ में आई नहीं आई। जितना सरकारी घाटा होगा उतना मार्केट से उधार ले लोगे। तो ये डेफिनेशन किसी भी तरह से बना लो, जितना सरकारी घाटा होगा उतना मार्केट से क्या ले लोगे, उधार ले लोगे। बात समझ आई नहीं आई। तो इसकी डेफिनेशन यह भी बन सकती है, फिस्कल डेफिसिट इतना लिख दो, मार्केट बोरोइंग किसके बराबर होगी, मार्केट बोरोइंग उस साल का घाटा प्लस में पुराना घाटा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। इंटरेस्ट ऑन पेमेंट किसी तरह लिख लो, इक्वेशन पे क्वेश्चन आ जाती है। बस मैंने बताया उस साल का घाटा 10,000 करोड़, पुराना घाटा 40,000 करोड़। पुराने घाटे का क्या नाम दोगे, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट। क्या नाम दोगे, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट। दोनों को जितना घाटा होता है उतना मार्केट से क्या ले लेते हैं, उधार। मार्केट बोरोइंग इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। बात सुनने आई या नहीं आई। और इसका मतलब हो गया, इसकी जगह इसकी इक्वेशन रख दी। क्लियर। ये मैंने कुछ आपको टर्म्स कराई आज, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं क्लासेज को आपको इतना ही कर रहे हैं, थोड़ा और टॉपिक और करेंगे हम, ठीक है बच्चों, ताकि इसको ध्यान से पढ़ो। ये मैंने कंसेप्ट कराया है, फिर एक कंसेप्ट में एक क्लास और कंसेप्ट की होगी इकोनॉमिक्स की, और फिर एक क्लास आपकी इकोनॉमिक्स की होगी फैक्चुअल की। जो फैक्चुअल की क्लास होगी फिर आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें फैक्चुअल की क्लास होने के बाद।